नमस्कार। हम लोगों के अगले क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्लास का पूरा उपयोग करने के लिए आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देखते वक्त हो सकता है कि आपका ध्यान भटक जाए। और वैसे भी फिज़िकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए कॉपी पेन का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं यहाँ पे स्लाइड में आपको करके बताऊँगा, वही आप भी कॉपी पेन में साथ-साथ करते रहिएगा, तो क्लास में आपका इंटरेस्ट बना भी रहेगा और ध्यान भी नहीं भटकेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय में फिज़िकल साइंस का टीचर हूँ और हमारा आज का क्लास जो है, वो है धारा विद्युत पे ही। इसका हम लोग आज भाग 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ओम का नियम क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ओम का नियम, इसके कहते क्या है, मतलब ये है क्या चीज़। और उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी एक चालक है। चालक मतलब कोई भी एक चीज़ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अब जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसी चीज़ में से, तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होते समय कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी उसके रास्ते में। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस तरह से आवेश जब चालक के अंदर से बहते हैं तो हम उसको विद्युत धारा कहते हैं। हमारे लिए सबसे साधारण आवेश जो चालक के अंदर बह रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर से ऐसे बह रहा है, तो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के बहाव में थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, जो रुकावटें निर्भर करेंगी कि चालक किस प्रकार का है। अगर बहुत अच्छा चालक है तो रुकावटें बहुत कम आएंगी, और बहुत मान लीजिए कि वो कुचालक है, तो उस पे बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि एक चालक पे अगर मान लीजिए कि ये जो बिंदु है, अगर हम लोग इसको ए बिंदु बुलाएं, और ये वाला बिंदु जो है अगर हम इसको बी बिंदु बुलाएं चालक का, और मान लेते हैं कि ये चालक किसी सेल के साथ जुड़ा हुआ है, किसी सेल के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये चालक कुछ ना कुछ रुकावट डालेगा। बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए कि पाइप में से पानी बह के जा रहा है और किसी ने इस बिंदु पे दबाव डाल दिया, तो यहां पर एक विभव बनेगा इस बिंदु पर, जिस विभव को मान लेते हैं हम, क्योंकि ए बिंदु की बात कर रहे हैं तो इस विभव को हम लोग वी ए कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर इस बिंदु, अब रुकावट आई, मान लीजिए पानी के रास्ते में जैसे रुकावट आती है, तो पानी के रास्ते में अगर कहीं पे रुकावट डालेंगे आप, तो वहां पे आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होगा। आप उसी को यहाँ पे ऐसे विभव सोच सकते हैं। ठीक उसी तरह से इस बिंदु पर भी अगर मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचते वक्त, मतलब जब विद्युत धारा बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंच रही थी चालक के अंदर, तब इसके रास्ते में कुछ रुकावटें आई, और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे भी एक नया विभव तैयार होगा जिसको हम लोग वीबी बोलते हैं। तो बिल्कुल ये साधारण सा हमें समझना है कि अगर पाइप में से पानी जा रहा है और हमने कहीं पे रुकावट तैयार कर दी है, तो उस रुकावट पे जो दबाव में अंतर आता है, हमें हाथ में दबाव, पाइप को दबाते ही हाथ में दबाव महसूस होता है, तो जो दबाव में अंतर महसूस हमें होता है, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर हमें विभव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर दबाव डाला और यहाँ पे दबाव डाला, तो ये जो पानी का बहाव है, इसमें यहाँ पे विभव में कमी आएगी। यहाँ पे बहाव किस चीज़ का है? यहाँ पे बहाव विद्युत धारा का है। तो यहाँ पे एक विभव आया, और ए बिंदु पर और बी बिंदु पर एक विभव आया। ओम का नियम ये कहता है कि
ये जो विभव दो बिंदु चालक के दोनों छोरों पे आए, ये समानुपाती होता है। मतलब इन दोनों का अंतर, विभव में जो अंतर ए बिंदु से बी बिंदु में आया, ये समानुपाती होगा परिपथ में बह रहे विद्युत धारा का। ये ओम का नियम कहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि अब विस्तार से हम ओम का नियम समझने के लिए तैयार हो गए हैं। तो देख लेते हैं कि ओम का नियम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यदि किसी चालक का तापक्रम तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे मोटाई, लंबाई आदि ये सब स्थिर रखी जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ताकत का समानुपाती होगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि अगर ये चालक है, पूरा परिपथ नहीं बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का चालक है एक, और ये नीचे किसी तार के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब अगर मान लें कि हमने इसका तापमान नहीं बदला, इसकी मोटाई नहीं बदली, इसकी लंबाई को बदला नहीं है, तो ऐसी हालत में ये जो परिपथ है, ये जो परिपथ में लगा हुआ चालक है, इसमें कुछ रुकावट आएगी। अब हमें ये देखना है कि ओम का नियम ये कह रहा है कि यहाँ पर जो विभव आया और यहाँ पर जो विभव आया, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, ये समानुपाती होगा इस चालक में से जा रहे विद्युत का। यही ओम का नियम कह रहा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ के देखिए। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है वो मैंने आपको चित्र में उतार के बताई है। तो इसको अब विस्तार से समझते हैं कि तो ओम का नियम क्या कह रहा है। ओम का नियम ये कह रहा है कि Va माइनस Vb यानी दो बिंदु पे जो विभव में अंतर आया वो समानुपाती हो रहा है चालक में से बहते हुए करंट का, यानी विद्युत धारा का। और ऐसा तभी होगा जब चालक का तापक्रम और अन्य भौतिक अवस्थाओं में मोटाई, लंबाई इत्यादि ये सारी की सारी चीजें आती है। ऐसा जब भी होगा तो विभवांतर यानी विभव में अंतर ये समानुपाती होता है विद्युत धारा के। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पिछले भाग में सिखाया था कि जब भी ये समानुपात ये वाला चिन्ह आता है, तो इसको हम लोग समीकरण में रखने के लिए हमें एक स्थिर संख्या लानी पड़ती है, यानी एक स्थिरांक लाना पड़ता है। और वो स्थिरांक यहाँ पे ये R है। और जैसे ही हमने इस स्थिरांक को बैठाया, हमें यहाँ पर बराबर चिन्ह बैठाना पड़ता है और ये हमें एक समीकरण देता है। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने ये R नाम का स्थिरांक बैठाया, तो हम लोग यहाँ पे तैयार हो गए कि R का मान कितना होगा वो निकाल सके। तो R का मान, अगर R के साथ ये I इधर गुणा है और अगर हम लोग इसको इधर बराबर चिन्ह के इधर लाते हैं, तो गुना बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जाते ही क्या हो जाता है, गुना बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ जाते ही भाग में बदल जाता है। तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि Va माइनस Vb मतलब जो दो बिंदुओं में विभव में अंतर था बटा परिपथ में जो करंट बह रहा था, वो बराबर होगा किस चीज के, परिपथ के स्थिर संख्या का। और ये स्थिर संख्या क्या है, ये स्थिर संख्या चालक का प्रतिरोध है। मतलब हमने जिस रुकावट की बात की थी, जो चालक लगा रहा था, वो ये स्थिर संख्या है। अब अगर मैं इस Va माइनस Vb को सिर्फ V द्वारा दर्शाऊं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस समीकरण को। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पे हमने मान लिया है कि Va माइनस Vb बराबर V है। अब हम लोग इतना सब कुछ जानने के बाद ये R की परिभाषा को समझने के लिए तैयार हो गए हैं। तो R की परिभाषा क्या है, बहुत आसान है, देख लेते हैं कि प्रतिरोध की परिभाषा, R की परिभाषा, प्रतिरोध यानी रुकावट, रुकावट उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और ये किसके रास्ते में रुकावट है, ये विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट है। तो परिभाषा बहुत आसान होगी, क्या है, किसी चालक का वह गुण, ये क्या है, याद रखना है कि ये एक चालक का क्या है,
गुण है और जिसके कारण वह अपने अंदर से होकर जाने वाले विद्युत धारा के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। तो ओम का नियम हमें सीधे सी बात में हमें ये बताता है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर समानुपाती होगा विद्युत धारा के, और फिर वहां से हमें प्रतिरोध मिल गया। तो अब आगे देखते हैं कि ओम के नियम के आधार पे प्रतिरोध की परिभाषा। अब यहां पे एक बात बताना जरूरी है कि एग्जाम में सिर्फ प्रतिरोध की परिभाषा अगर पूछी जाए, सिर्फ प्रतिरोध की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं और ये बहुत आसान है याद रखना। लेकिन जब भी ध्यान रखिएगा, ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जाए तो हमें थोड़ा सा अपनी परिभाषा को बदलना पड़ेगा। ये भी कठिन नहीं है, ये भी बहुत आसान है। मैं यहां पे समझा देता हूं, इसी स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने ओम के नियम से शुरुआत की थी। ओम के नियम से शुरुआत करते हुए हमने देखा था कि विभव में अंतर समानुपाती होता है करंट का। अब यहां से हमने ये जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए हमने एक स्थिर संख्या लाई थी, जिसके कारण ये बराबर चिन्ह आ गया था। अब इस R का मान हमने ऐसे निकाल लिया था और ये R का मान निकलते ही हमने VA माइनस VB को V कह दिया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध की परिभाषा ओम के नियम से क्या मिलता है? ओम के नियम से प्रतिरोध की परिभाषा ये मिलती है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का अनुपात परिपथ में बहते विद्युत धारा के अनुपात के साथ निकालेंगे तो हमें परिपथ का प्रतिरोध मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध क्या है? एक अनुपात है। किसके किसके बीच में है? दो, ये जो दो बिंदुएं हैं, ए बिंदु और बी बिंदु, इन दोनों के बीच के विभव में अंतर का और परिपथ में से होकर जाते हुए विद्युत धारा का, ये है हमारा प्रतिरोध। और ये अनुपात द्वारा दर्शाते हैं। कब? जब हम लोगों को पूछा जाएगा कि ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध की परिभाषा बताएं। तो यहां पे देखिए, पढ़ के जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा उसमें बहते विद्युत धारा की ताकत के अनुपात को कहते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि जब भी हम ओम के नियम के अनुसार विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा देंगे तो वो एक अनुपात होगा। कैसे? प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो हमें क्या मिलता है? अब ये जो अनुपात निकला, अब यहां से हमें ये देखना है कि इसकी एसआई इकाई क्या है। इसकी एसआई इकाई को, प्रतिरोध की एसआई इकाई को हम लोग इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं ओम। अब 1 ओम बराबर इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो थोड़ा सोच के देखो कि अगर मैं 1 ओम की बात कर रहा हूं तो सारे के सारे इधर बराबर चिन्ह के इस तरफ, बराबर चिन्ह के इस तरफ, बराबर चिन्ह के इस तरफ सारे के सारे एक संख्या में होने चाहिए। मतलब इधर मैं ऊपर विभवांतर जो लगाऊंगा वो भी 1 होना चाहिए और नीचे विद्युत धारा जो लगाऊंगा वो भी 1 होना चाहिए। तो 1 वोल्टेज का विभवांतर बटा 1 एम्पियर करंट, विद्युत धारा की एसआई इकाई याद करो क्या है? एम्पियर है। तो हमें 1 ओम मतलब क्या मिला? हमें 1 ओम मतलब 1 वोल्ट प्रति एम्पियर मिलता है। तो हम यहां से अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हमें समझना होगा कि ओमीय चालक तथा ओमीय प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले ओमीय चालक बहुत आसान है। ओमीय चालक वे चालक है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो देखते हैं ओमीय चालक क्या है। ओमीय चालक वे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ओमीय प्रतिरोध क्या है? ओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध हैं जो ओमीय चालक में पैदा होता है ना? तो किसी भी चालक में बिना रोक टोक के तो विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। उसमें जो भी प्रतिरोध होगा, अगर वो ओमीय चालक में पैदा हो रहा है तो उसको हम लोग ओमीय प्रतिरोध कहेंगे।
तो ओमीय प्रतिरोध क्या है? ओमीय चालक के प्रतिरोध को ही ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत ही ज़रूरी बात हमें समझनी है, उसको हम लोग पिछले स्लाइड में जो बताया है मैंने, उस हिसाब से थोड़ा सा समझते हैं। देखते हैं यहाँ पे। देखो, हमने हमने यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार ये प्राप्त किया था। अब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, V का मान निकालना चाहूं, तो मैं R गुना I लिख सकता हूं। अब मैथ में, हालांकि अभी हम लोगों को ये पढ़ाया नहीं गया होगा, क्लास 10 के लेवल में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन मैथ में एक समीकरण होता है जिसको ऐसे लिखते हैं, y बराबर m x। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों में एक समानता है। क्या समानता है? v के जगह पे मैं y को सोच सकता हूं, r के जगह पर मैं m को सोच सकता हूं, और I की जगह पे मैं x को सोच सकता हूं। समझ में आ रही है बात? मतलब जैसे ये इसका जो रूप है ना, v बराबर r गुना I, वैसे ही ये भी रूप वही दिखा रहा है, y बराबर y बराबर m गुना x। तो याद, अब मैं जो भी बात बता रहा हूं, ये तुम्हें क्लास 10 के लेवल पे बस इतने ही काम में आएगी कि समझना कैसे है, बाकी इसका कोई उपयोग है नहीं। लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो समीकरण है, ये एक सरल रेखा का समीकरण है। मतलब जब भी मैं इस समीकरण की बात करूंगा, तो याद रखना हम लोग बात कर रहे हैं सीधी लाइन की, एक सरल रेखा की बात कर रहे हैं। तो अगर इस समीकरण के साथ ये वाला v बराबर आर आई मेल खाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि v बराबर आर गुना आई भी एक सरल रेखीय समीकरण की तरह ही दिखेगा। ठीक है, तो हमें बस इतना ही यहां पे समझना था। अब देखते हैं ओमीय प्रतिरोध में क्या हो रहा है। देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विभवांतर को हम लोग विभवांतर को y अक्ष में, जैसे कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, लेखा चित्र बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, एक मिनट अगर मैं यहां पे फिर से दिखा दूं, देखो y अक्ष जहां पे है वहां पे v है लिखा हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि विभवांतर को मैं y अक्ष पे डाल दूं, और I जहां पे लिखा हुआ है वहां पे x लिखा हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि I को मैं x अक्ष पे डाल दूं? तो वही बात अब यहां पे हम लोग करेंगे। तो पहले चित्र ए में देखते हैं, ये हमने y अक्ष बनाया, ये हमने x अक्ष बनाया। y अक्ष पे देखो मैंने विभवांतर लिखा है, x अक्ष पे विद्युत धारा की ताकत यानी I को लिखा है, और अब मैं v बटा I को हर बिंदु पे इस ग्राफ में बैठाता जाऊं, तो मुझे एक सरल रेखा मिलेगी। अगर मुझे ऐसा होता हुआ नजर आए, तो मैं ये कहूंगा कि वो ओम के नियम का पालन कर रहा है। जो भी चालक मुझे दिया गया है, ये ओम के नियम का पालन
कर रहा है और मैं उसे ओमीय चालक कहूंगा। अब आगे देखो कि अगर मैं एक ऐसा चालक देखता हूं जहां पे विभवांतर और विद्युत धारा की ताकत के बीच में अगर मैं ग्राफ में डालूं तो मुझे कुछ ऐसी रेखा मिले, या तो फिर किसी चालक में मुझे विभवांतर और विद्युत धारा की ताकत के बीच में जो ग्राफ मैं बैठाऊंगा उसमें कुछ ऐसी रेखा मिले बी और सी में, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिले, तो इन्हें हम लोग ओमीय चालक नहीं कह सकते, इन्हें हमें नॉन ओमीय चालक कहना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एग्जाम में तुम्हें ऐसे चित्र बने हुए नजर आए और उनमें से पूछा जाए तुम्हें कि इनमें से ओमीय चालक कौन सा है, तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में जब भी ग्राफ बनाया जाएगा तो ओमीय चालक हमेशा एक सरल रेखीय ग्राफ बनाता है। अगर वो ओमीय चालक नहीं है तो वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, कोई भी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो वो ओमीय चालक नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि एक सेल क्या है। सेल क्या है इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्लाइड में लिखा हुआ क्या है। मान लेते हैं कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी, लेकिन ऐसे ही अपने समझने के लिए मान लो कि ये एक सेल है। ऐसा हमने कई बार देखा है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा एक साइड उभरा हुआ रहता है और एक साइड थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ रहता है। ठीक है, अब एक सेल क्या करता है, हमने बहुत बार देखा है कि हमें कोई जैसे टॉर्च जलाना है तो उसमें हम लोग सेल लगाते हैं, 2-3 सेल डालेंगे उसको बैटरी बना देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी सेल किसी चीज में परिपथ में, परिपथ यानी सर्किट, किसी भी सेल तार के साथ अगर सेल को जोड़ेंगे तो वो सर्किट बन जाता है यानी परिपथ बन जाता है। अगर हम लोग इस सेल को किसी तार के साथ जोड़ेंगे तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो सेल क्या है, बस एक उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है और इसमें दो छोर होते हैं, एक छोर माइनस होता है और एक छोर प्लस होता है। ठीक है, अब इन दो छोरों के अलग अलग नाम भी होते हैं। ये प्लस वाला छोर है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं और ये माइनस वाला छोर, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखो, विद्युतीय सेल क्या है, विद्युतीय सेल एक उपकरण है जिससे अपरावर्तित विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। याद रखो कि सेल हमेशा अपरावर्तित विद्युत धारा यानी डायरेक्ट करंट ही तैयार करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट तैयार नहीं करेगा। अब आगे, इनमें दो प्लेट या छड़ होते हैं। ये मैंने दो प्लेट की बात की थी, ये वाला, ये देखो, इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, या तो फिर इधर एक छड़ रहता है, इधर एक छड़, छड़ यानी डंडी। ठीक है, हम लोग इस ऐसे सेल की बात करेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि यहाँ पे एक प्लेट या तो फिर छड़ रहेंगे, दो चीजें रहेंगी। तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतोद या इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो विद्युतोद उच्च विभव पर होता है वह सेल का धन ध्रुव या एनोड होता है। तो मैंने क्या कहा था, ये वाला उच्च विभव पे है यानी प्लस में है, और इसको हमने क्या कहा था, एनोड कहा था। और ठीक उसी तरह से जो विद्युतोद निम्न विभव यानी माइनस वाला होता है वह सेल का ऋण ध्रुव या कैथोड है। तो ये क्या है, ये सेल का कैथोड हो गया। अब आगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब देखते हैं कि अच्छा, इसके पहले देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे चित्र से समझ लेते हैं। देखो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मान लो कि ये एक सेल है। अब इस पे ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। अब इस सेल को हम लोग परिपथ से जोड़ रहे हैं, ऐसे परिपथ से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि हमने एक प्रतिरोध लगा दिया। अब याद रखना, ये जो चीज लगी है ना, ये प्रतिरोध है। हम इसको, कुछ भी हो सकता है कि फैन हो, लाइट हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रुकावट पैदा होगी ना।
जैसे कि लाइट बल्ब अगर लगा दिया तो उसमें से जब भी विद्युत बह के जाएगी तो वो कोई ना कोई रुकावट पैदा करेगी। तो जब भी हमें परिपथ में ऐसा लगा हुआ नजर आए तो मान लेना है कि यहाँ पे कुछ एक लगा हुआ है परिपथ में जिसका हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें कुछ रुकावट आ रही है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे रुकावट के रूप में, यानी जब भी हम लोग प्रतिरोध को दिखाते हैं परिपथ में तो ऐसे दिखाते हैं, वो ध्यान में रखना। अब ये प्रतिरोध का मान R है। अब देखो ये जो सेल है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होगी, प्लस से माइनस के तरफ ऐसे होगी, है ना। ये ऐसे ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन थोड़ा सोच के बताओ, प्लस से माइनस की तरफ ये जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये जो तार जुड़ा हुआ है ये विद्युत धारा तो इसके अंदर चली जाएगी। अब विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ प्रवाहित हो रही है क्या, नहीं हो रही है। विद्युत धारा माइनस से प्लस की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये I विद्युत धारा अगर प्रवाहित हुई तो देखो बाहर यानी बाह्य परिपथ में ये प्लस से माइनस में जा रही है, लेकिन जैसे ही ये सेल के अंदर से ये विद्युत जाए गमन कर रही है तो ये माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। ऐसे में माइनस से प्लस की तरफ जाते समय विद्युत धारा पे बैटरी के अंदर ही रुकावट लगने लगती है। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ विद्युत को जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ढकेल के भेजा जा रहा है। और जैसे ही किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी दूसरी चीज़ के अंदर से भेजा जाता है तो उसके रास्ते में रुकावट आती है। तो ये जो अंदर जो सेल के अंदर जो रुकावट आई है, इस रुकावट को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। तो यहां पे परिपथ में ये बाह्य प्रतिरोध है जो कि परिपथ में है, लेकिन ये जो प्रतिरोध है ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब हम लोग पिछला स्लाइड समझ सकते हैं आराम से। देखो, तो किसी सेल का को एक प्रतिरोध से जोड़ देने पर, हमने वो सर्किट में देखा था, याद करो कि हमने उसको सेल को R के साथ जोड़ दिया था। तो बाह्य परिपथ में विद्युत धारा I एनोड से कैथोड की ओर प्रवाहित होती है। एनोड हमेशा याद रखना प्लस है, कैथोड हमेशा याद रखना माइनस है। तो I प्लस से माइनस की ओर जा रही है, प्रवाहित हो रही है, तथा उस पर प्रतिरोध R रुकावट डालती है। ठीक है, बाह्य परिपथ में हमने देखा था कि जब वो जा रही थी तो ये देखो, ये करंट के रास्ते में इसने R ने रुकावट डाली थी। अब क्या हो रहा है, अब सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी उल्टा हो गया। अब इस बार माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते समय, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो रुकावट उत्पन्न होती है वो, क्योंकि वो सेल के अंदर है इसलिए उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इस तरह से सेल का आंतरिक प्रतिरोध बना। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर हमें कुछ और चर्चा करनी है, तो वो देखते हैं कि मानो कि ये जो हमने परिपथ दिखाया था, सर्किट दिखाया था, इसमें इस सेल का ईएमएफ कैपिटल ई द्वारा दर्शा रहे हैं। ईएमएफ क्या है हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि, याद करो पिछले क्लास में हमने सीखा था सेल के ईएमएफ का मतलब क्या है। सेल के ईएमएफ का मतलब जो परिपथ लगा है उसमें इस छोर से इस छोर के बीच में आने वाले सारे विभवांतरों को जोड़ देंगे तो हमें सेल का ईएमएफ मिलेगा। तो ये जो प्लस है और ये जो माइनस है इसके बीच में कौन कौन सा विभवांतर आया, तो ऐसे शुरू करते हैं। देखो, इस बिंदु से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब ये आई आर से होकर गुजरा। ओम का नियम याद करो, ओम के नियम में V बराबर I गुना R होता है। तो यहां पे जो विभव में अंतर आया वो क्या था, I गुना R। ठीक है, अब ये I फिर से आगे बढ़ रहा है
और ये इसके अंदर जा रहा है। तो ये कैपिटल आई अब स्मॉल आर से होके गुजर रहा है। तो ओम के नियम के अनुसार अब यहां पे विभव में क्या अंतर आएगा? V बराबर फिर से कैपिटल आई गुना स्मॉल आर, है ना। ओम का नियम क्या था? ओम का नियम था कि जो विभव में अंतर आएगा वो बराबर होगा प्रतिरोध गुना विद्युत धारा के। तो वही तो हम कर रहे हैं। यहां पे जो विभव में अंतर आया वो कितना है? I गुना आर। यहां पे विभव में अंतर जो आया वो कितना है? I गुना स्मॉल आर। तो ईएमएफ हमने क्या सीखा? ये प्लस और माइनस, ये जो दो छोर है, इसके बीच में जितने भी विभव में अंतर आएंगे उनको जोड़ दो तो हमें ईएमएफ मिल जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे कि दिखाए गए चित्र में अगर हमने ओम का नियम लगाया, जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों को समझाया था, ओम का नियम लगाया था, आई गुना आर किया था तो यहाँ पे विभव में अंतर मिला, कैपिटल आई गुना स्मॉल आर किया तो सेल के अंदर विभव में अंतर मिला। तो जो ई का मान है वो क्या है? ई का मान है कुल विभव में अंतर, यानी आई गुना आर प्लस आई गुना स्मॉल आर। अगर मैं इसको समीकरण 1 कहूं तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर से मैं आई को कॉमन ले सकता हूं, है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस आई को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में सिर्फ आर प्लस स्मॉल आर पड़ा रहेगा, वो बराबर होगा कैपिटल ई के। अब आगे बढ़ते हैं तो आई का मान कितना होगा? यहाँ पे आई के साथ ये कैपिटल आर स्मॉल आर गुना है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? ई के नीचे में भाग हो जाएगा, वही हो रहा है देखो। तो हम लोग इसको अगर शब्दों में लिखेंगे तो ईएमएफ बटा क्या होता है? बाह्य प्रतिरोध, यानी बाहर जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो, प्लस आंतरिक प्रतिरोध जो अंदर प्रतिरोध लगा हुआ है वो। अब आगे देखते हैं कि अगर समीकरण 1 से, ये जो समीकरण 1 है इसमें से हमने E बराबर आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इसको देखें तो यहां बाह्य विभवांतर कौन सा है? आई आर, यानी परिपथ में बाहर वाला विभवांतर कौन सा है? मैंने कहा था ना ओम का नियम लगाओगे तो आई गुना आर वही तो विभव होगा, तो ये बाह्य विभवांतर है। और ये आंतरिक विभवांतर यानी सेल के अंदर का विभवांतर कौन सा है? कैपिटल आई स्मॉल आर, ठीक है। अब यदि परिपथ को खुला छोड़ दो, मतलब ये तार वार काट दो, यहां से तार निकाल दो, अगर जैसे ही हम लोग तार को निकाल देंगे तो इस तार को मान लो कि ऐसे यहां से छोटा छोटा सा काट दिया, या तो फिर कोई स्विच था उसको खोल दिया, तो अगर मैं इस परिपथ को खुला छोड़ दूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वहां पर कोई करंट नहीं पहुंचेगा, है ना। तार जुड़ा हुआ था तभी तो यहां से बह के करंट यहां से बह के अंदर चला गया, तभी तो ये आंतरिक प्रतिरोध के लगना शुरू हुआ। जब अंदर करंट ही नहीं पहुंचेगा तो अंदर ये आंतरिक प्रतिरोध करंट के ना होने के कारण यहाँ पर ये जो आंतरिक विभवांतर है वो पैदा ही नहीं होगा। कुछ इस तरह से सोचो कि आई तो जीरो हो गया, तो जीरो गुना आर करोगे तो विभवांतर कितना आएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आंतरिक विभवांतर उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्विच खोल दिया था तो करंट पहुंचा नहीं, लेकिन बाहर ये बाह्य जो प्रतिरोध है वो तो लगा हुआ है ना। तो परंतु सेल के दोनों विद्युतोद क्या करेंगे? यहां से यहां तक बाहर के परिपथ में वो अपना V बनाए रखते हैं, और ऐसी हालत में हम लोग कहेंगे कि E बराबर, यानी ईएमएफ बराबर V हो गया है। तो अगर यहाँ पे देखो ये कैपिटल E है, कैपिटल E बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये वाला जीरो हो गया तो E बराबर सिर्फ ये बचा, और ये मतलब क्या है? ये V बराबर आई आर, तो E बराबर V हो गया है, ठीक है। अगर कहीं पे भी समझने में कोई परेशानी हो तो वीडियो को फिर से वापस आगे ले जाकर उसको फिर से रीप्ले कीजिए तो समझ में आएगा, या तो फिर स्लो भी प्ले कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या समझ में आया? यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर मैं परिपथ को खुला छोड़ दूं तो ये जो E का मान है ये वही मान हो जाता है जो बाहर के विभव का मान हो रहा है। बस
हमें इतना दिमाग में रखना है। अब आगे देखते हैं कि वो कारक कौन कौन से हैं जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, कि एक चालक, मान लो कि तांबे का तार, चांदी का तार, जो भी है, अब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होते समय कितना प्रतिरोध लगेगा, ये किस चीज पे निर्भर करेगा। कोई ऐसी चीज होगी जिस पे ये प्रतिरोध निर्भर करेगा और ये प्रतिरोध का मान कम ज्यादा होगा। तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि स्लाइड में क्या है। तो देखते हैं कि देखो, हम लोग चालक के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। अब चालक का प्रतिरोध, अगर मान लो कि ये एक चालक है और मान लेते हैं कि ये दूसरा चालक है, इन दो चालक में हमें ये मान लेना है कि बस यही अंतर है कि इनमें से एक छोटा है और एक बड़ा है, मतलब एक ज़्यादा लंबा है, एक कम लंबा है। लेकिन बाकी सारे की सारी चीज़ें इन दोनों में समान है। जैसे कि अगर ये जिस धातु का है, मान लो कि ये चालक ए है, तो चालक एक जिस धातु का बना हुआ है, चालक बी भी मान लेते हैं उसी धातु का बना हुआ है। मान लेते हैं कि दोनों तांबा है। अब इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, वो इसका भी क्षेत्रफल है। मतलब इन दोनों में बस एक ही अंतर है, वो है लंबाई का। तो अब इसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है और इसके अंदर से भी विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा जाने का मतलब है, हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन बह के जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आएगी। तो थोड़ा सा सोच के बता, या तो थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो कि अगर रास्ता छोटा है तो इसको कम रुकावटें झेलनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर रास्ता लंबा है तो इसको ज़्यादा रुकावटें झेलनी पड़ेंगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर एक चालक की लंबाई कम है तो उसमें रुकावटें भी कम आएंगी। अगर ज़्यादा लंबा रास्ता है या ज़्यादा लंबाई है तो उस पर रुकावटें भी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो हमने ये समझा। अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये एक चालक है और ये दूसरा चालक है। फिर से इसका नाम मैं ए रख देता हूं और इसका नाम मैं बी रख देता हूं। अब इन दोनों में केवल एक अंतर हम सोचेंगे और वो है क्षेत्रफल का अंतर। ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, इस क्षेत्रफल पे अंतर हम लोग सोचेंगे। ये वाला क्षेत्रफल बड़ा है और ये वाला क्षेत्रफल छोटा है। बाकी सब इन दोनों में बराबर है। ये दोनों एक ही धातु के बने हुए हैं, एक ही लंबाई के हैं, इनका तापमान भी एक ही है। तो बाकी सारी स्थितियां बराबर हैं, लेकिन इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, वो है क्षेत्रफल का। एक का बड़ा क्षेत्रफल है, एक का छोटा क्षेत्रफल है। अब ऐसे में क्या होगा, देखो, ऐसे में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो उनमें जो रुकावटें आती हैं वो कौन डालते हैं। इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो रुकावटें डालती हैं उनके रास्ते में आने वाले जितने भी परमाणु हैं, उनके केंद्रक। तो वो टकराते हुए जाते हैं इनसे। तो अब थोड़ा सा सोचो कि अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हर परमाणु, मतलब मान लो कि ये जो क्षेत्रफल है ये चौड़ा है,
तो ये जितना चौड़ा है तो उसके अंदर उतने ज़्यादा परमाणु होंगे, है ना। मोटी चीज़ है तो उसमें ज़्यादा परमाणु संख्या में होगी, पतली चीज़ है तो ये कम संख्या में परमाणु होंगे। अब देखो, ये अगर मोटी चीज़ है और इसमें ज़्यादा संख्या में परमाणु है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, और ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पैदा होना। तो एक ही लंबाई में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ और यहाँ पर एक ही लंबाई में कम इलेक्ट्रॉन पैदा हुए। तो इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो ये सब होड़ मचा के एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया, कम इलेक्ट्रॉन पैदा हुए, तो इनको जाने में परेशानी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, हमारा जो प्रतिरोध है उतना ही घट जाएगा, करंट को जाने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है, याद रखो कि हम लोगों ने लंबाई यानी ज़्यादा रास्ता तय किया था तो इसको धक्के ज़्यादा खाने पड़ रहे थे। यहाँ पे क्षेत्रफल एक ही बराबर का था, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। और यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि जो क्षेत्रफल है उसके ज़्यादा होने के कारण एक ही लंबाई के अगर दो चालक ले लो तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और ये लोग होड़ मचा के एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, तो झुंड में बड़े आसानी से रुकावट को पार करते हुए जाते हैं। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो हमारा जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये विलोमानुपाती संबंध हुआ ना, ये विलोमानुपाती संबंध हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मुख्यतः इन्हीं दो बातों पर, इन्हीं दो कारकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। और भी दो कारक है, वो क्या है? तापमान, वस्तु का तापमान, और क्या है? वस्तु की प्रकृति। ठीक है, अब वस्तु का तापमान क्या है? कुछ कुछ चीज़ों को का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, और कुछ कुछ चीज़ों को ठंडा करोगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है। मतलब हम लोग देखेंगे आगे जाके कि तापमान का असर कैसे पड़ता है, लेकिन ये हर चीज़ पर एक असर नहीं डालेगा। तापमान कभी बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, अलग अलग चीज़ पे अलग अलग असर है। ठीक उसी तरह से किसी वस्तु की प्रकृति, प्रकृति के लिए मैंने ये चिन्ह दिया है, इसको रो कहते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। किसी वस्तु की प्रकृति, जैसे कि मान लो कि हम लोग दो चीज़ लेते हैं, मान लो कि हमने लिया है एक तांबा, हमने तांबा लिया, ये कॉपर का चिन्ह, तांबा लिया, और हमने चांदी ली, ये सिल्वर का, चांदी का चिन्ह है। तो देखो, चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, तांबा भी सुचालक है, लेकिन चांदी जितना अच्छा नहीं है। तो हम लोग तांबे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है चांदी से, इसलिए। तो लेकिन उससे अच्छा सुचालक कौन है? उससे अच्छा चालक चांदी है, तांबे से अच्छा चालक चांदी है। तो दोनों की प्रकृति में अंतर के कारण इनकी प्रतिरोध में भी अंतर आ गया। तांबा ज़्यादा प्रतिरोध देता है, चांदी कम प्रतिरोध देता है। तो हम लोग इतना सब कुछ समझ गए हैं, तो अब आराम से हम लोग स्लाइड को पढ़ सकते हैं कि चालक की लंबाई वो पहला कारक है जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखते हैं कि किसी निर्दिष्ट पदार्थ का तापक्रम तथा अनुप्रस्थ का परिच्छेद का क्षेत्रफल स्थिर हो तो, याद रखो कि यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। निर्दिष्ट पदार्थ यानी हम लोगों ने चालक जो लिया है, अगर मान लो कि तुम तांबे के चालक को देख रहे हो तो अचानक से तांबे के चालक को बदल के चांदी के चालक को मत ला लेना। जो पदार्थ है वो बीच में बदलना नहीं चाहिए, यानी पदार्थ को भी हम लोग स्थिर रख रहे हैं। तांबे से हम लोगों ने देखना शुरू किया है तो तांबे को ही रखेंगे, यानी पदार्थ हमेशा निर्दिष्ट रहेगा, उसको बदलोगे नहीं। निर्दिष्ट पदार्थ का तापक्रम मतलब इसका तापमान, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब ये जो क्षेत्रफल था, ये ऐसे
लंबाई में काटेंगे तो ये जो क्षेत्रफल हमें मिला, ये वाला क्षेत्रफल, इसको अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। तो हमने क्यों कौन कौन सी चीजें स्थिर की हैं, देखो स्थिर रखना पड़ेगा इनको। हमने पदार्थ का, जो पदार्थ है उसको स्थिर किया है, बदल नहीं दिया बीच में। हमने उसके तापमान को स्थिर रखा है और हमने उसके क्षेत्रफल को स्थिर रखा है। अगर ये सारी की सारी चीजें स्थिर हैं तो हम कहेंगे कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, जिसको हमने समीकरण ए दिखाया है। तो अब आगे देखते हैं कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने तुमको समझाया था। अब जैसे ही इस क्षेत्रफल को, जिस चीज को हम लोग देखेंगे ना, जो भी कारक होगा ना, वो कारक को ध्यान में रख के बाकी सबको स्थिर करना है हमें। ध्यान दो, जब चालक की लंबाई देखी थी तो बाकी जितनी भी चीजें थी चालक की, उनको स्थिर कर दिया था। पदार्थ को स्थिर कर दिया, तापक्रम को स्थिर कर दिया, क्षेत्रफल को स्थिर कर दिया। अब थोड़ा सा सोच के बोलो कि अगर मैं क्षेत्रफल को ले रहा हूं तो क्या क्या स्थिर करेंगे हम लोग? फिर से पदार्थ को स्थिर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम लोग तापक्रम को स्थिर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस बार हम लोग क्षेत्रफल देख रहे हैं तो किसको स्थिर करना है? इस बार हम लोगों को लंबाई को स्थिर करना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो किसी निर्दिष्ट पदार्थ का तापक्रम तथा लंबाई स्थिर हो तो चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का विलोमानुपाती होता है। मैंने विलोमानुपाती क्यों होता है वो तुम लोगों को समझा दिया है। तो विलोमानुपाती यानी जो क्षेत्रफल है वो नीचे चला जाएगा, और इसको हम लोगों ने समीकरण बी बोल दिया है। अब आगे तीसरा कारक कौन है? तीसरा कारक है चालक के पदार्थ की प्रकृति। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि कौन सा चालक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी है, तांबा है, लोहा है, क्या है। तो उस हिसाब से वो कितना विद्युत धारा पे रुकावट पैदा करेगा वो निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ, अब फिर से पदार्थ को स्थिर कर दिया है। पदार्थ को स्थिर कर दिया है ने, बाकी की सारी चीजें कौन कौन सी थी? लंबाई थी, परिच्छेद का क्षेत्रफल था, इन दोनों को हम लोग स्थिर कर देंगे। तो जो प्रतिरोध है वो प्रकृति पे निर्भर करता है। अब वो कब बढ़ेगा कब कम होगा ये उस पदार्थ पे निर्भर करेगा कि तुम क्या ले रहे हो। लकड़ी लोगे तो उसमें से प्रतिरोध इतना ज़्यादा होगा कि विद्युत जाएगी ही नहीं, ठीक है। चांदी लोगे तो उसमें प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। तो जैसे चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, हमने उदाहरण पे दिया। चालक का तापक्रम, इसमें मैंने कहा था कि कभी कभी सुचालक का तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। सुचालक कौन है? मुख्यतः धातु हमें सुचालक के रूप में नजर आते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि मुख्यतः धातु, जरूरी नहीं है कि सुचालक हमेशा धातु हो, लेकिन मुख्यतः हमने देखा है कि जितने भी सुचालक हैं जो कि धातु हैं, उनका तापक्रम बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ लोग अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक मतलब क्या? अर्धचालक मतलब, अर्धचालक मतलब ऐसे लोग जो सुचालक जितना अच्छा विद्युत प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुचालक जितने इतने गए गुजरे भी नहीं है कि बिल्कुल भी विद्युत प्रवाहित ना कर पाए। तो अर्धचालक सुचालक और कुचालक के बीच में कहीं पे रहते हैं। जैसे कि इनका सबसे अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसे। और तो इन पर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसको समझ लो कि अर्धचालक में तापक्रम बढ़ाओगे, जो भी अर्धचालक है उनका तापक्रम बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध घटता है। और यही चीज कुचालकों में भी देखी जाती है कि इनका तापक्रम, कुचालक का तापक्रम जितना बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध घटेगा। याद रखना कि सुचालक अगर धातु है तो तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और अगर अर्धचालक की बात करें तो तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। कुचालक में भी तापक्रम बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, एकदम अच्छे से याद रखना है। आगे कुछ लोग विद्युत विच्छेद्य होते हैं। विद्युत विच्छेद्य मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत भेजोगे तो वो बीच में से विच्छेदित हो जाएंगे, बीच में से टूट जाएंगे। हम लोग आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे कि ये विद्युत विच्छेद्य क्या है, उसका एक अलग लेसन होगा। तो विद्युत विच्छेद्य का तापक्रम बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ध्यान में रखने की वाली बात यह है
कि याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि धातु अगर है तो उसका प्रतिरोध तापमान के साथ साथ बढ़ता है, बाकी सबका कम होता है। ये कम होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग गड़बड़ होगी, ये कम, बाकी सबका घटता है या कम हो जाता है। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से कारक हैं जिन पर प्रतिरोध निर्भर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध का सूत्र क्या है। प्रतिरोध का सूत्र पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसके पहले जो कारक पढ़ा था उसी को काम में लाएंगे। तो हमने क्या सीखा कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं और उसका समीकरण हमने ए बनाया था। ठीक उसी तरह से हमने ये देखा था कि जब भी हम लोग लंबाई को लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें स्थिर रखनी पड़ेंगी। क्या क्या स्थिर रखा था? पदार्थ, निर्दिष्ट पदार्थ था, चालक का तापमान और परिच्छेद का क्षेत्रफल स्थिर था। अब आगे, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का विलोमानुपाती होता है। तो ये भी हमने देखा था कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसको समीकरण भी बनाते हैं। और यहाँ पर भी अगर क्षेत्रफल देख रहे हैं तो बाकी सबको स्थिर रखना पड़ेगा। कौन कौन? पदार्थ, निर्दिष्ट पदार्थ होगा, चालक का तापमान होगा और उसकी लंबाई को हम लोग स्थिर रखेंगे। अब ये जो ए और बी समीकरण आया, ये जो ए और बी समीकरण आया, ये इन दोनों को अब हमें इस्तेमाल करके प्रतिरोध के सूत्र तक पहुंचना है। तो समीकरण ए और बी को अगर मिलाएं हम तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा? बस इसको और इसको मिलाओ तो यहाँ पे L है तो ये L बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि L गुना 1, देखो इन दोनों को एक साथ लिखो, इन दोनों को एक साथ लिखो, ऐसे सोचना है। तो L ऊपर 1 है तो मान लेते हैं कि ये 1 है तो इसके साथ जोड़ना नहीं है, इसके साथ इसको गुणा कर देना है। तो L गुना 1 L ही हो गया और नीचे A हो गया। तो ये जो दो एक साथ मिल गए, ये एक साथ मिल गए तो याद करो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्थिर संख्या को लाके बिठाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग स्थिर संख्या को लाके बिठाएंगे तो ये समानुपात वाला चिन्ह हट जाएगा, उसकी जगह पे बराबर चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे भी वही करेंगे। और ये जो स्थिर संख्या है ये रो है, ये थोड़ी देर पहले मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। और ये जो रो है, इसको रो बोलते हैं, ये जैसे ही बैठाएंगे हमें प्रतिरोध का सूत्र मिलेगा, R बराबर रो गुना L बटा A। ये प्रतिरोध का सूत्र है। अब ये रो क्या है? ये एक स्थिरांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक के तापक्रम और पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। याद करो जब मैं प्रकृति की बात कर रहा था तब मैंने रो का इस्तेमाल किया था। तो पदार्थ के प्रकृति पर और उसके तापक्रम पर रो निर्भर करता है और इसका नाम क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध देख लिया हमने कि वो एक स्थिर संख्या है। अब ये है क्या वो समझते हैं। तो पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे जिससे कि आसानी होती है। देखो हमने देखा कि R बराबर क्या आया? रो आया गुना लंबाई बटा क्षेत्रफल। अब मान लो कि जो चालक है उसकी लंबाई एक है। एक मतलब इकाई लंबाई, मतलब सेंटीमीटर, अगर सीजीएस में बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर है, अगर एसआई में सोचेंगे तो 1 मीटर है, ठीक है। और ये जो चालक है इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी इकाई है। अगर सीजीएस में बोलेंगे तो 1 वर्ग सेंटीमीटर है, अगर एसआई में बोलेंगे तो 1 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो अपनी सुविधा के लिए
मैं यहां पर एसआई इकाई की बात कर लेता हूं। तो अगर मैं एसआई की ही बात करूं तो यहां पे मुझे लंबाई में क्या बैठाना पड़ेगा, मीटर बैठाना पड़ेगा, और यहां पे क्षेत्रफल में क्या बैठाना पड़ेगा, मीटर का वर्ग बैठाना पड़ेगा। अब ये जो दो मान हैं एल और ए का, यहां पे जैसे ही बैठाएं तो हमें मिलता है आर बराबर क्या, रो। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही तो बैठा है ना, सिर्फ एक यहां पे बैठा है, तो आर बराबर रो मिल गया। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि इकाई लंबाई वाले किसी चालक जिसका अनुप्रस्थ का परिच्छेद का क्षेत्रफल इकाई हो, उसके प्रतिरोध को उसके प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो अब देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखो, चालक का प्रतिरोध का मान हमने सीखा था कि R बराबर रो गुना कैपिटल L बटा कैपिटल A है। अब हम लोग रो को बराबर करके बाकी सबको आपस में इधर लाते हैं। देखो, अगर मैं इसके मान को निकालना चाहूँ तो ये इसके साथ गुना है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा, एल के नीचे चला जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये ऊपर गुना हो जाएगा। वही हुआ है, देखो, रो बराबर आर गुना ए बटा एल हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें एक समीकरण मिला समीकरण जिसको हमने एक का नाम दिया। अब आगे, अब मैंने यहां पे तुम लोगों को समझाते वक्त एसआई इकाई लिया था, स्लाइड में मैंने सीजीएस इकाई ली है ताकि दोनों तरह से तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो ए बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर और एल बराबर 1 सेंटीमीटर अगर हमने ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, रो बराबर आर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक एक है इसको यहाँ पे बैठाओगे तो रो बराबर आर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसकी परिभाषा क्या है। स्थिर तापक्रम पर इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ के परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। याद रखो, मैंने यही वाली परिभाषा तुम लोगों को बताई थी यहाँ पे समझाते वक्त, और विश्वास करो कि मैंने इस परिभाषा को याद नहीं किया है, मैंने बस इसको समझा है, उससे इसको लिखा है। तो मैं ये आशा करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इसी तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे, तभी फिजिकल साइंस पढ़ना संभव है, वरना इतना सारा याद कैसे रखे कोई। ठीक है, तो हमें बस याद रखने वाली बात कौन सी है, देखो, क्योंकि मैंने ये रट्टा नहीं लगाया है तो मुझे ये वाला याद नहीं रहा था। ठीक है, ये स्थिर तापक्रम ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि ये जो स्थिर तापक्रम है ये लगना चाहिए, तब जाके तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। बाकी तुम ये वाला जो है समझा के लिख सकते हो यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग ऐसे लिखेंगे तो हमें याद करने की मेहनत कम हो जाएगी और हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अब समीकरण एक जो कि ये है, जो कि ये वाला समीकरण है, इसमें आर ए तथा एल की सीजीएस इकाइयों को अगर हम बिठाएं तो क्या मिलेगा। तो देखो, आर की सीजीएस इकाई क्या है, ओम है, ए की सीजीएस इकाई क्या है, सेंटीमीटर का वर्ग, और एल की सीजीएस इकाई क्या है, सेंटीमीटर है। अब सीजीएस इकाई को यहाँ पे दो बार सेंटीमीटर है कि नहीं है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर तभी तो सेंटीमीटर का वर्ग होगा। तो मैं इस सेंटीमीटर को और यहाँ से 1 सेंटीमीटर को काट दूँ तो सिर्फ ओम सेंटीमीटर पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब जो सीजीएस इकाई
विशिष्ट प्रतिरोध की निकलेगी वो है ओम सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो और ये बताओ कि एसआई इकाई क्या हो सकती है। एसआई इकाई वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बोलने की कोशिश करोगे और अगर मेरे आंसर के साथ मिल गया तो बहुत अच्छे, दिमाग चलाते हुए पढ़ाई हो रही है। तो रो की एसआई इकाई होगी ओम। ओम नहीं बदलेगा, लेकिन एसआई में सेंटीमीटर की जगह पे कौन आएगा, मीटर आ जाएगा। तो हमें देखने को मिलता है कि एसआई पद्धति में रो की इकाई क्या है, ओम मीटर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत चालकता क्या है। विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। देखो, बहुत आसान है ये। ये क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब क्या, प्रतिरोध मतलब किसी चालक में से विद्युत प्रवाहित हो रही है तो उसके रास्ते में रुकावट। तो अगर रास्ते में रुकावट है तो रुकावट का उल्टा चालकता होना चाहिए। तो विद्युत प्रतिरोध को उल्टा कर दो, यानी व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम मतलब मान लो कि ये 2 है, तो 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2। तो 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3। तो R का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/R, है ना। तो बस यही है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। यदि प्रतिरोध R है तो विद्युत चालकता क्या होगा, 1/R। अब देख लेते हैं कि प्रतिरोध के आधार पर, ये बहुत आसान चीज है, प्रतिरोध के आधार पर हम लोग चीजों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कैसे उनके प्रकार दे सकते हैं। देखो, प्रतिरोध के आधार पर पदार्थ के जो प्रकार है, पदार्थ के जो प्रकार है वो देखते हैं। हमने पदार्थ के 3 प्रकार प्रतिरोध के आधार पे हम लोग देख सकते हैं। एक तो होगा चालक, वे लोग जिनका प्रतिरोध बहुत कम है। एक होंगे प्रतिरोध, जो लोग प्रतिरोध लगाते हैं। और दूसरा होगा विद्युत रोधी, जो लोग एकदम ही रोक देते हैं विद्युत के रास्ते को। ठीक है, तो चालक मतलब वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। आसान है। प्रतिरोध कौन है, वे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन बाधा इतना भी उत्पन्न नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही ना जा पाए, थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न करेंगे। इनकी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध उच्च होता है। मान लो कि ये एक चालक है और यहां से ए बिंदु से बी बिंदु तक जो दूरी है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इकाई लंबाई 5 सेंटीमीटर अगर कुल दूरी है तो इकाई लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। इकाई यानी 1 होता है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, प्रति इकाई लंबाई, यानी हर इकाई सेंटीमीटर में, हर 1 सेंटीमीटर में ये ए से लेके बी तक का जो चालक है उसका कितना प्रतिरोध आया। अगर ये प्रतिरोध है तो हर 1 सेंटीमीटर में इनका प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, तो प्रति इकाई लंबाई का प्रतिरोध इनका उच्च होता है। जैसे उदाहरण क्या है, नाइक्रोम का मिश्र धातु। ये नाइक्रोम का मिश्र धातु बना किससे है, निकेल से बना है, क्रोमियम से बना है, फेरस यानी लोहे से बना है, और मैंगनीज से बना है। ठीक है, और ये जो मिश्र धातु है नाइक्रोम, ये प्रतिरोध है। अब आगे मैंगनीन। मैंगनीन भी एक मिश्र धातु है, किसका बना हुआ है, कॉपर यानी तांबे का बना है, मैंगनीज का बना है और निकेल का बना है। तो हम लोगों को प्रतिरोध क्या है वो समझ में आ गया। तो प्रतिरोध के आधार पे 3 अलग अलग हो गए। अब विद्युत रोधी, ये बहुत आसान है, वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं। अब अतिचालकता, ये मजेदार है। देखो, हमने ये समझा कि कोई भी चालक है
उसमें से विद्युत प्रवाहित होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें रुकावट नहीं होता है। ठीक है, हमने ये देखा था। तो विद्युत के प्रवाह में कुछ ना कुछ रुकावट चालक डालता है। लेकिन अगर और हमने ये भी देखा था कि अगर हम लोग धातु की बात करें तो याद करो, हमने कहा था कि तापक्रम बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है। तो अगर मैं उसको उल्टा करूं तो तापक्रम घटाने पर उनका प्रतिरोध घटना चाहिए। तो अगर मैं मान लो कि किसी धातु को लूं और उसका तापक्रम एकदम कम करता रहूं और ऐसे कम करूं कि ऐसा समय आए कि जब इसमें जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल शून्य हो जाए, यानी धड़ाधड़ इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो पाए, तो ऐसी अवस्था को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अतिचालकता वह घटना है जिसके कारण किसी चालक में आवेश बिना किसी बाधा के प्रवाहित होते हैं। ठीक है, वही अतिचालक है। ऐसी अवस्था में चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ऐसी अवस्था में चालक को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। अतिचालकता का गुण कुछ धातु तथा मिश्र धातु दर्शाते हैं। ठीक है, अब आगे तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध क्या है समझने के लिए हम थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो हमें समझ में आएगा। देखो, मान लेते हैं कि हमने एक बैटरी ली जिसका ये वाला प्लस है। ठीक है, प्लस यानी क्या? याद करो, एनोड। माइनस है ये वाला, इधर वाला, तो वो क्या है? वो एनोड, कैथोड है। ठीक है, तो प्लस क्या है? एनोड है, माइनस कैथोड है। अब इसमें से तार जोड़ना शुरू करेंगे, प्रतिरोध बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे। तो ये तार जोड़ा, ऐसे गए इधर, ये तार जोड़ा, ऐसे गए इधर। अब ये जो दो बिंदुओं पे जाके तार गिरे, इन बिंदुओं का नाम है ए और डी। अब इस ए और डी के बीच में हम लोग कुछ प्रतिरोध लगा रहे हैं। सबसे पहले ये वाला एक प्रतिरोध है, उसके बाद ये वाला एक प्रतिरोध है, उसके बाद ये वाला, कुल मिला के हमने 3 प्रतिरोध लगाए। तो इसका नाम R1 दिया, इसका नाम R2 दिया, इसका नाम R3 दिया। अब ये जो बिंदु है R1 कहां पे लगा है? A और B के बीच में। R2 कहां पे लगा है? B और C के बीच में। और R3 कहां पे लगा है? C और D के बीच में। तो इसमें से जो विद्युत प्रवाहित हो रहा है वो कैसे जाएगा? वो ऐसे जाएगा, ये ऐसे प्लस से ऐसे एरो दिखा रहा है, ऐसे घूमते हुए वापस ऐसे इधर से आएगा। ठीक है, और इसका मान मान लेते हैं कि I है। तो ये हमारा ऐसे चित्र A बना। अब हम लोग याद करो समझ क्या रहे थे? हम लोग समझ रहे थे तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो तुल्य प्रतिरोध, याद रखना, वो प्रतिरोध है जो मैं इन तीनों की जगह पे लगाऊंगा। मैं एक अकेला ऐसा प्रतिरोध लाऊंगा कहीं से उठा के, जो इन तीनों की जगह पे मैं बिठा दूंगा। ए और डी के बीच में अकेला एक प्रतिरोध 3 की जगह पे, और वो अकेला इन तीनों का काम करेगा। इन तीनों का काम मतलब बिल्कुल ये 3 जैसे काम कर रहे थे वैसे। मतलब ये 3 यहां पे लगे हुए थे तो आई करंट बह रहा था, इसके यहां पे लगे होते हुए भी आई करंट ही बहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखो, वही बैटरी, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, यहां से हमने तार जोड़ना शुरू किया, ये इधर से तार गया, इधर वाला ए बिंदु, इधर वाला डी बिंदु। लेकिन ए और डी के बीच में अब हम लोग R1 R2 R3 नहीं बैठाएंगे, हम लोग कोई दूसरा प्रतिरोध उठा के लाएंगे जो कि R1 R2 R3 का ही काम करे। और ये मान लेते हैं कि हमने इसको RS नाम दिया है, और इसके लगाने पर भी हमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होते हुए नजर आई वो I है।
तो ये हमारा चित्र भी है। तो अब ये समझ गए हैं, हमने श्रेणी क्रम में देख लिया कि किस तरह से तुल्य प्रतिरोध बिठाते हैं। अब हम देखेंगे कि समानांतर क्रम में किस तरह से तुल्य प्रतिरोध बिठाते हैं। तो ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पे हमें एक बैटरी दिख रही है, इसका ये एनोड है, ये कैथोड है, और इस तरह से हमने तार जोड़ना शुरू किया और यहाँ से देखो ए बिंदु तक पहुँचे, डी बिंदु तक पहुँचे। अब ए और डी के बीच में, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो समानांतर संयोजन मतलब कुछ एक प्रकार का संयोजन है जिसको हम आगे समझेंगे कि मान लो यहाँ पे जितने भी प्रतिरोध थे, पिछली बार हमने क्या देखा था कि जितने भी प्रतिरोध थे वो एक के पीछे एक लगे हुए थे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध लगा सकते हैं, मतलब कैसे कि ए और डी बिंदु के बीच में जितने भी प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, इनकी जगह पे मैं कोई एक ऐसा प्रतिरोध, अकेला एक ऐसा प्रतिरोध बिठाऊं जो कि इन तीनों की तरह ही काम करेगा, मतलब इन तीनों की तरह ही I विद्युत धारा बैटरी से प्रवाहित होने में मदद करेगा। तो अगर मैं तुल्य प्रतिरोध की बात करूं तो देखो कि किस तरह से इस तुल्य प्रतिरोध को मैं लगाता हूं। ये बैटरी हो गई, ये हमने तार जोड़ना शुरू किया, ये इधर से ऐसे गए, अब ये ऐसे आए ए बिंदु तक, डी बिंदु तक, और इसके बीच में और डी के बीच में R1, R2, R3 की जगह पे मैं एक अकेला एक प्रतिरोध बैठा देता हूं जिसको मैंने यहाँ पे RP का नाम दिया है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि तुल्य प्रतिरोध है क्या चीज़। ये वही प्रतिरोध है जो सारे के सारे प्रतिरोधों को निकाल दो और उनकी जगह पे एक बैठाओ जो कि उतनी ही विद्युत धारा को बहने में परिपथ से मदद करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि तुल्य प्रतिरोध क्या है। अब हम लोग अपने स्लाइड में जाते हैं ताकि तुल्य प्रतिरोध के बारे में सीख सके। तो तुल्य प्रतिरोध देख लेते हैं। जो भी हमने देखा है चित्रों में उसी को यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जुड़े दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के समुदाय को हटाकर उनकी जगह एक ऐसा अकेला प्रतिरोध लगाया जाए जिससे प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो अकेले प्रतिरोध को हटाए गए प्रतिरोधों के समुदाय का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो इतनी लंबी चौड़ी बात मैंने कही थी वो जो चित्र में समझाया था उसको अगर याद रखोगे तो अपनी भाषा में इसको लिख पाओगे। तो हम लोगों ने तुल्य प्रतिरोध क्या है समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, जिसको जोड़ने की पद्धति भी कहते हैं। संयोजन मतलब कैसे प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। तो प्रतिरोधों को जोड़ने का दो तरीका होता है, मैंने तुम्हें स्लाइड में ऑलरेडी दिखा दिया है वे दो तरीके। तो देखो, सबसे पहले इसको देखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि प्रतिरोध ऐसे जुड़े हुए थे, एक के पीछे एक, ऐसे एक प्रतिरोध ऐसे लग गया, इसके पीछे एक और प्रतिरोध ऐसे लग गया लाइन से, इसके पीछे एक और प्रतिरोध ऐसे लग गया लाइन से। तो ये क्या है, ये संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम, मतलब लाइन से एक के पीछे एक। और जब सारे के सारे प्रतिरोध किसी मान लो कि अब जैसे देखो श्रेणी क्रम प्रतिरोध ऐसे एक परिपथ में रहता है, ठीक है, ये परिपथ बन गया। तो समानांतर क्रम जो दूसरा तरीका है प्रतिरोधों को जोड़ने का, उसमें भी हम देख लेते हैं कि ये अगर मान लो कि एक परिपथ है ऐसे, तो समानांतर क्रम में हमेशा जितने भी प्रतिरोध होंगे वे एक ही बिंदु के साथ जुड़े रहेंगे।
एक ही बिंदु के साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। ये एक प्रतिरोध जुड़ गया, ये एक प्रतिरोध जुड़ गया, ठीक है। तो देखो, ये अगर मान लो कि मैंने ए बिंदु नाम दिया इसका, और ये बी बिंदु, तो देखो ये जो दोनों प्रतिरोध है ये दोनों एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बाकी तो तुमने चित्र में मैंने दिखाया ही था तुम्हें कि कैसे प्रतिरोधों को जोड़ा गया था, वो चित्र भी फिर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो, परिपथ में प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान उनके संयोजन पर निर्भर करता है। संयोजन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। अब देखो, समानांतर क्रम में जब भी हम लोग रखेंगे, समानांतर क्रम में जब रहता है प्रतिरोध ऐसे, तो ऐसे में प्रतिरोध का कुल मान बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब ये लोग समानांतर क्रम में रहते हैं, ऐसे एक ही बिंदु से ऐसे ऐसे, ये कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो रही है लेकिन इसको समझ जाओ कि ये प्रतिरोध है और एक ही बिंदु से ऐसे शुरू होके ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों प्रतिरोध अगर हम लोग ऐसे जोड़ते रहें तो कुल प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा रहा है उस पर निर्भर कर रहा है कि प्रतिरोध का कुल मान कितना होगा। तो यहां पर वही लिखा गया है कि परिपथ में प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन पर निर्भर करता है। कैसा संयोजन है उस पर हमारा तुल्य प्रतिरोध निर्भर का मान निर्भर करेगा। तो संयोजन दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है जिससे एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अन्य प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहे। इस संयोजन में प्रतिरोधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ तुल्य प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। तो समानांतर क्रम क्या है? समानांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा परिपथ के किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे बिंदु पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। माने सारे के सारे प्रतिरोध एक ही बिंदु पर जुड़े रहेंगे और दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे बिंदु पर जुड़ा रहेगा एक साथ। और ऐसे संयोजन में प्रतिरोध की संख्या अगर बढ़ाओगे तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो घटता है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये घटता है, पढ़ते वक्त इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। अब आगे श्रेणी क्रम संयोजन मैंने दिखा दिया है ये कि इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं कि देखो ये एक के पीछे एक सारे के सारे लगे हुए हैं। और अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये जो तीनों प्रतिरोध हैं इनको हटाकर अगर मैं तुल्य प्रतिरोध लाऊं तो वो तुल्य प्रतिरोध को हम लोग निकालें कैसे, उसका मान कैसे ज्ञात करें। तो देखो कि हमने ये तो देख लिया था कि इस परिपथ में तीनों प्रतिरोध के वजह से आई करंट बह रहा है और हम लोग अगर इसकी जगह पे तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे तो कैसे इन तीनों प्रतिरोधों को हटा के उसकी जगह पे एक नया आर एस प्रतिरोध लगा और उसकी जगह पे आर एस प्रतिरोध लगने के कारण आई करंट ही बहता रहा। तो चित्र ए और चित्र बी हमें अब तक समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि ये जो तीनों को हटा के यहाँ पे ये लाया गया है तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका मान कितना है।
हमें पता होना चाहिए कि ये 3 हटा के कितना यहाँ पे बैठा है जिससे कि मुझे ये वाली दशा मिल सके। तो वही हम काम शुरू करेंगे। तो अब देखो कि हमने माना कि चित्र ए में R1, R2, R3 ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। देखो पहले चित्र ए की बात करो। यहां से आई करंट बहता हुआ निकला, यहां से आई जा रहा है, इधर से गया, वापस आया। मतलब अगर मैं इस पूरे परिपथ में देखूं तो यहां पे मुझे एक वोल्टेज नजर आएगा VA बिंदु पर, यहां पे एक वोल्टेज गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि याद करो ये रुकावटें हैं और रुकावटें करंट जैसे जैसे जा रही है तो उसको और बाधा मिलती जा रही है, और बाधा मिलती जा रही है तो पानी के बहाव को अगर बाधा मिलेगी तो उसकी जो धारा है उसमें गति में कमी आएगी। ठीक उसी तरह से करंट के भी, विद्युत धारा के भी गति में कमी आती जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई, यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई, यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई, ऐसे विभव में अंतर आता गया और गति में कमी आती गई। मतलब उसके विभव में अंतर आता गया। अब ये जो पूरा का पूरा बना, सिर्फ चित्र ए को देख रहे हैं हम, इसमें हम देखेंगे कि ओम का नियम लगाने पर क्या होता है। देखो ऐसे करंट गया और सबसे पहले कहां से गुजरा? R1 से गुजरा। तो मैं ये कह सकता हूं कि VA माइनस VB बराबर I गुना R1 होगा। यही तो ओम का नियम कह रहा था कि विभव में जो अंतर आएगा वो बराबर है I गुना R1 के, यानी I गुना प्रतिरोध के। तो ओम के नियम जो शुरू में ही हमने पढ़ा था उसमें ही हमने ये देखा था। ठीक उसी तरह से B और C के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या होना चाहिए बोलो? आई करंट ही तो जा रहा है, यहां से करंट बदला नहीं है कुछ, आई करंट ही बह के जा रहा है तो आई ही होगा। लेकिन कौन बदल गया? VB और VC के बीच में कौन बदल गया? R2 बदल गया। और फिर यहां पे देखो फिर से C और D, VC और VD, इनके बीच में जो अंतर है वो ये है। और ये बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? अपने दिमाग में अगर तुमने बोलना शुरू कर दिया होगा तो तुम आराम से बोल पाओगे। आई गुना क्या लिखूं मैं? आई गुना एक सेकेंड, आई गुना मैं लिखूंगा R3। ठीक है, तो यहां से मुझे इतनी बात मिल गई। अब इस तरफ आओ, चित्र बी में आओ। चित्र बी में अब फिर से वही काम करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे और VA और VD का मान ज्ञात करेंगे। तो चित्र बी में अगर मैं ओम का नियम लगाऊं तो VA माइनस VD बराबर क्या होता है? I गुना कौन है इस बार? RS है। ठीक है, यहां से हमें ये मिला, यहां से चित्र ए से हमें ये 3 मिले। अब अगर मैं इन सब को, इन तीनों को प्लस कर दूं, इन तीनों को एक के बाद एक के बाद एक प्लस कर दूं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पे काम करने की जगह बन जाए।
तो सबको प्लस कर दिया, तो इधर वाला सारा का सारा जब प्लस होता था तो वी ए माइनस वी बी प्लस, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे दिखा ही देता हूँ जैसे समझने में आसानी होगी। तो देखो, तो बैटरी द्वारा परिपथ में आई विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों से होकर प्रवाहित हो रही है। हमने देखा कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो बैटरी द्वारा इन सभी में से आई प्रवाहित हो रही है। और ओम के नियम के अनुसार R1, R2, R3 के छोरों के बीच का विभवांतर मैंने अभी बोला था VA माइनस VB गुना R1, I बराबर VA माइनस VB बराबर I गुना R1, ये हमारा समीकरण एक। उसके बाद अगला VB माइनस VC बराबर I गुना R2, उसके बाद ये VC माइनस VD बराबर I गुना R3, ये बन गया। अब चित्र बी को देखो, ठीक है। चित्र बी में यदि A और D बिंदु के बीच में R1, R2 तथा R3 के बदले RS जोड़ा जाए तो परिपथ में वही I विद्युत धारा प्रवाहित होने दे। तो क्या होगा, चित्र बी में ओम का नियम लगाओ और उसमें हमें VA माइनस VD बराबर I गुना RS मिलेगा। तो देखो, हमने यहाँ पर समीकरण बनाए हैं 1, 2, 3 और इधर वाला 4। अब मैंने क्या कहा था, 1, 2, 3 को हम लोग प्लस कर देंगे, 1, 2, 3 को हम लोग प्लस कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1, 2 तथा 3 के योगफल करने पर कुछ ऐसा मिलेगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बराबर I गुना R1 प्लस R2 प्लस R3। थोड़ा सा इधर आओ तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो, इसके नीचे में अगर मैं ऐसे 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 लाइन खींच दूँ, ऐसे प्लस कर दूँ, तो इसको ब्रैकेट 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 कर दिया, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दिया, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दिया, इसको ब्रैकेट में रख दिया और तीनों को प्लस कर दिया, इधर लाइन से लिख दो तो हमें ये इधर वाला मिलेगा, इधर वाला मिलेगा। और ठीक उसी तरह से इधर वालों को प्लस कर देंगे तो ये आई हर चीज़ में है तो आई कॉमन चला जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा। तो इधर आई जैसे ही कॉमन चला गया वैसे ब्रैकेट के अंदर हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाता है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को जैसे ही मैं ओपन कर दूंगा, ठीक है, मैं अपने बाएं तरफ के ब्रैकेटों को खोल देता हूं तो यहां पर मुझे माइनस वी प्लस वी माइनस वी सी प्लस वी सी ये कट जाते हुए दिखते हैं। माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी प्लस वी सी कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वी ए माइनस वी डी बराबर आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 5 हो गया। ठीक है, अब फिर से वापस इस स्लाइड में जाओ। देखो, यहां पर ये जो 4 नंबर समीकरण था इसको देखो, ये चौथा समीकरण क्या है, वी ए माइनस वी डी बराबर आई गुना आर एस। और इसके बाद हमें यहां पर क्या मिला, वी ए माइनस वी डी बराबर आई गुना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये 5 नंबर समीकरण और पिछला वाला जो 4 नंबर समीकरण मिला, इन दोनों का हमें मिलाकर देखना है कि ये जो वी ए माइनस वी डी का मान जो 4 नंबर समीकरण पे निकला था, क्या निकला था, वी ए माइनस वी डी का मान हमें 4 नंबर समीकरण पे मिला था I
गुना आर एस मिला था। तो ये वी ए माइनस वी डी का मान मैं यहाँ पे बैठा दूंगा, मतलब यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे I गुना आर एस बैठ जाएगा। और जैसे ही मैंने ये बैठा दिया तो मुझे I गुना आर एस बराबर I गुना आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मिल गया। और दोनों तरफ से तुम I को काट दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। याद करो हम क्या करने निकले थे, हम ये करने निकले थे कि तुल्य प्रतिरोध को कैसे पता लगाएं कि R1, R2, R3 अगर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो कैसे पता लगाएं कि इन तीनों को हटा के हम कौन सा प्रतिरोध लाएं। तो ऐसे पता लगाएंगे, अगर श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों को हटा के उनकी जगह तुल्य प्रतिरोध लाना है तो हम श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों को सीधा सीधा जोड़ देंगे और हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समानांतर संयोजन पे नजर डालते हैं। समानांतर संयोजन क्या है, मैंने बताया था कि सारे के सारे प्रतिरोध परिपथ में एक ही बिंदु से शुरू होंगे, सारे के सारे प्रतिरोध दूसरे एक ही बिंदु पर जाकर खत्म होंगे। ये जैसे कि ये वाला प्रतिरोध R1 ए बिंदु पर शुरू हुआ, डी बिंदु से लगा हुआ है। ठीक उसी तरह से R2 भी ए बिंदु से और डी बिंदु से लगा हुआ है और R3 भी ए बिंदु से और डी बिंदु से लगा हुआ है। समानांतर संयोजन को पहचानने का यही तरीका है कि एक बिंदु से सब जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर चित्र में अगर हम देखें तो ये जो बैटरी है इसमें से कुछ करंट निकलेगा। कितना करंट निकलेगा, आई ही मान लेते हैं उसको। और ये आई करंट जब ए बिंदु पर जाएगा तो इसको तीन रास्ते मिलेंगे। याद रखना, समानांतर संयोजन और श्रेणीक्रम संयोजन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि समानांतर संयोजन में करंट बट जा रहा है तीन रास्ते में, लेकिन श्रेणीक्रम संयोजन जब था R1, R2 जब था तो करंट अलग अलग रास्ते नहीं बट रहा था, उसके पास एक ही रास्ता था। ठीक है, ये याद रखना। तो करंट बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ऐसे इन तीन अलग अलग रास्तों में बढ़ गया। इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया। और फिर ये तीनों अलग अलग रास्ते से होते हुए डी बिंदु पर जब पहुंचे तो एक साथ मिल गए, और एक साथ जैसे ही मिले तो ये I फिर से बन गया। ठीक है, अब ये चित्र ये है। अब इधर मुझे R1, R2, R3 को हटाना है और उसकी जगह पे क्या लाना है, एक तुल्य प्रतिरोध। तो फिर से यही सर्किट परिपथ हम बनाएंगे। ये ए से डी बिंदु के बीच का जितना भी है सब कुछ निकाल देंगे और उसकी जगह पे एक प्रतिरोध लाएंगे, मान लेते हैं RP। और इसमें भी विद्युत बहेगा, कितना विद्युत बहेगा, उतना ही बहेगा जितना पहले बह रहा था, तभी तो जाके ये तुल्य प्रतिरोध होगा इसका R1, R2, R3 का। तो यहाँ पे भी I करंट ही बहेगा और ये हमारा चित्र भी है। अब यहाँ पे काम शुरू करते हैं। देखो, तो हम लोग चित्र ए में देखते हैं कि R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में बैटरी के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, समानांतर क्रम में लगे हुए तो ये अलग अलग बढ़ गए और वापस आते वक्त फिर से मिल गए। तो देखो, बैटरी द्वारा परिपथ में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो I1, I2, I तथा I3 में विभक्त होकर क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिरोध से होकर प्रवाहित हो रही है। अब आगे मैंने कहा था ना, डी बिंदु पे ये वापस आके मिल रही है तो I
यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 ही I है। तो मैं ये कह सकता हूं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां पे थोड़ा सा सोचो, देखो ये तीनों प्रतिरोध ए बिंदु से शुरू हो रहे हैं और डी बिंदु पर खत्म हो रहे हैं। तो इस जगह पे ये एक ही बिंदु है, तो इस बिंदु पर विभव अगर VA है तो सारे के सारे प्रतिरोधों का विभव यहाँ पे VA ही होना चाहिए। ठीक उसी तरह से इस बिंदु पे सारे के सारे आके खत्म हो रहे हैं, तो इस बिंदु पे अगर विभव VD है तो सारे के सारे प्रतिरोधों का विभव इस बिंदु पर VD होना चाहिए। तो अगर मैं तीनों प्रतिरोधों के लिए ओम का नियम लगाऊं तो क्या होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं VA माइनस VD बराबर, अगर मैं R1 के लिए ओम का नियम देखूं तो R1 से कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। तो मैं लिखूंगा I1 गुना R1। ठीक उसी तरह से फिर से मैं ये लिख सकता हूं कि VA माइनस VD बराबर, अब अगर मैं R2 के लिए देखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, I2 माइनस I2 गुना R2। ठीक उसी तरह से VA माइनस VD R3 के लिए भी लिख सकते हैं I3 गुना R3। तो देख लेते हैं, देखो तो अब चित्र B को ध्यान से देखो, और चित्र B में अगर मैं यहां पर ओम का नियम लगाऊं तो ये इस बिंदु पर विभव कितना होगा VA, इस बिंदु पर विभव कितना होगा VD। तो मैं अगर ओम का नियम लगाऊं तो यहाँ पे VA माइनस VD इस चित्र के लिए बराबर RP से कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है, तो I गुना RP। यहाँ पे ओम का नियम ऐसे लगेगा। ठीक है, तो बात वही हो रही है कि चित्र बी में R1 R2 R3 के बदले तुल्य प्रतिरोध RP को अगर जोड़ा जाए तो ओम का नियम लगाओ, ओम का नियम लगाओगे तो VA माइनस VD बटा RP मिलेगा। देखो ये जो मैंने बताया है, यहाँ पे I गुना RP के जगह पे अगर RP को यहाँ से, ये यहाँ पे I के साथ गुना है, इधर लाओगे तो ये VA माइनस VD के नीचे आके बैठ जाएगा। तो I बराबर VA माइनस VD बटा RP, इसको हमने दूसरा समीकरण बताया। अब समीकरण 2 से I का मान उठाओ। ये जो I का मान हमें मिला ना समीकरण 2 से, इसका मान उठाओ और समीकरण 1 में बिठाओ। ठीक है, तो VA माइनस VD बटा RP हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब आगे देखते हैं, तो सभी प्रतिरोधों के बाएं छोर का विभव VA तथा दाएं छोर का विभव VD है। ये मैंने बताया था ना, देखो सभी प्रतिरोधों का इधर का विभव क्या है, VA है, इधर का विभव है VD। तो वही बात वहां पे तुम्हें बताई जा रही है। अब अतः सभी प्रतिरोधों पर समान विभवांतर आएगा VA माइनस VD। तो ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो R1 R2 R3 पर ओम का नियम लगाओगे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बता रहा था, VA माइनस VD बराबर I1 गुना R1, VA माइनस VD बराबर I2 गुना R2 भी लिख सकते हैं, और VA माइनस VD बराबर I3 गुना R3 लिख सकते हैं। तो इन सब को अगर मैं थोड़ा सा और सजा के लिखूं, मतलब इन सब से मैं I1 I2 और I3 का मान निकालूं, ऐसा क्यों, मुझे इन्हीं तीनों का मान चाहिए, I1 I2 I3 का मान चाहिए। वो क्यों, थोड़ा सा सोचो, इधर कौन लोग बैठे हैं, I1 I2 I3 बैठे हैं, तो यहाँ पे मुझे I1 I2 I3 का मान चाहिए, और वही मैं कर रहा हूँ। ये जो समीकरण तीनों मिले, इसमें से मैं I1 का मान
निकाल सकता हूँ। ये निकल गया I1 का मान, देखो I1 के साथ R1 गुना है, इधर आएगा VA माइनस VD के नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा, तो I1 बराबर VA माइनस VD बटा R1। ठीक उसी तरह से I2 का मान भी निकलेगा ऐसे, ठीक उसी तरह से I3 का मान भी निकलेगा VA माइनस VD बटा R3। और इन तीनों को मैं समीकरण का नाम दे देता हूं। अब 4, 5, 6 ये जो समीकरण बना, ये 4, 5, 6 ये जो समीकरण बना, ये 4, 5, 6 का से I का मान उठाओ और यहां पे बैठाओ, 3 नंबर समीकरण पे बैठा दो, तो हमारा जो काम है वो बन जाएगा। याद रखना, ये पूरा का पूरा काम अगर कॉपी पेन में आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग बीच में ही सब कुछ मिक्स हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। तो यहाँ पे देखो 4, 5, 6 4, 5, 6 समीकरण से I1, I2, I3 का मान लेकर समीकरण 3 में बिठाया गया, तो क्या हो गया? तो देखो समीकरण 3 में इधर VA माइनस VD बटा RP था, वो बराबर I1 के जगह पे आ गया VA माइनस VD बटा R1, I2 के जगह पे आ गया VA माइनस VD बटा R2, I3 की जगह पे आ गया VA माइनस VD बटा R3। अब काम आसान है, देखो इस तरह VA माइनस VD है और इधर हर एक के पास VA माइनस VD है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये सारा का सारा इधर से ये कॉमन चला जाएगा और ऐसे कॉमन लेके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे एक ब्रैकेट चाहिए था, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ध्यान में रखना कि ये ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, VA माइनस VD ब्रैकेट, और ये इधर, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये कट जाने के बाद हमें मिलेगा 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो हमें एक चीज़ देखने को क्या मिली कि समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? जो तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम बराबर होता है सारे के सारे प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योगफल। जितने भी प्रतिरोध तुम्हें परिपथ में दिखेंगे, सब के सब प्रतिरोध का 1 बटा करके जोड़ दोगे तो तुम्हें समानांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें समझ में आता है कि समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो हमें ये समझ में आ गया। अब हम लोग गणित करने के लिए तैयार हैं। तो गणित में सबसे पहले देखो, नीचे दिए गए चित्र में A तथा D बिंदु का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, A तथा D के बीच में जितना भी प्रतिरोध है, इसको हटा के एक प्रतिरोध लाना है जो इन तीनों का काम करे, तो वो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पता लगाना है कि ये कौन सा संयोजन है। कौन सा संयोजन दिख रहा है? तीनों प्रतिरोध एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं, इधर भी इधर भी। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रतिरोध, कौन सा संयोजन हुआ? समानांतर संयोजन हुआ। तो समानांतर संयोजन के लिए हमने देखो, पहले तो A तथा D के बीच में 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं और माना कि तुल्य प्रतिरोध हम लोगों का RP है। तो अगर तुल्य प्रतिरोध RP है तो हमने क्या सीखा था? 1 बटा RP बराबर तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर हर प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योगफल। तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 6। ठीक है,
तो अब इन तीनों को करना है, तो आशा करता हूं इतना तो आता होगा आप लोगों को। 2, 3 और 6 का लसा निकालना है। कितना आता है? लसा 2, 3 और 6 का 6 आता है, निकाल के देखना। अब 2 6 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, ऊपर 3 लिख दिया। प्लस 3 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आता है, ऊपर 2 लिख दिया। प्लस 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 आता है। तो हमारे लिए कितना होता है? ये 3 + 2 5 + 1 6, तो 6/6। ठीक है, तो 6/6 मतलब हमें कितना मिला? 1 ओम मिला। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हमने आर 1/RP निकाला है। ठीक है, 1/RP निकाला है। 1/RP को जब आंसर में लिखेंगे तो उलटना मत भूलना। जैसे कि मान लो कि अगर 1/RP का मान 1/4 आए तो आंसर क्या होना चाहिए? हम लोगों को समतुल्य प्रतिरोध मांगा गया है, तो 1/RP का मान नहीं मांगा गया है। हम लोग आंसर में RP = 4 लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बहुत गलती होती है लोगों से कि वो लोग RP का मान उलटना भूल जाते हैं, तो हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे तो 1/1 था, उसको उल्टेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आए तो कभी भूलना नहीं है। तो इस गणित में देखो, दिए गए चित्र में समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो फिर से देखो, यहाँ पे अब चीजें जटिल हैं थोड़ी सी। कैसे जटिल है? देखो, B और C बिंदु के बीच में हमें समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध दिख रहे हैं और उनके साथ एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो आसान है इसको भी करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि B और C के बीच में पहले हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। क्योंकि ये समानांतर क्रम में है तो मैं इसको RP लिखता हूँ। मान लेता हूँ कि इसको निकालेंगे तो RP आ गया, और फिर उसके श्रेणी क्रम में हमें 2 ओम जोड़ देना है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। देखो, बिंदु B तथा C के बीच में 3 और 6 ओम समानांतर क्रम में जुड़े हैं। अब माना B तथा C बिंदुओं के बीच का समतुल्य प्रतिरोध RP है, तो B और C के बीच में इन दोनों की जगह पे मैं RP को मान लेता हूं, बैठा रहा हूं। तो कैसे अब RP का मान कैसे निकाले? 1/RP करना है, बराबर 1/3 प्लस 1/6। अब 1/3 और 1/6 फिर से वही बात, ऐसे लसा निकालो, 6 आएगा। फिर 3 को 6 से भाग दो, 6 को 3 से भाग दो तो हमें कितना मिलेगा? 2 मिलता है, और इधर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3/6, ये कट जाएगा तो 1/2 आएगा। ठीक उसी तरह से 1/RP कितना आया? 1/2। अब 1/RP 1/2 आया तो RP बराबर कितना आएगा? 2 ओम। मतलब मैं ये 3 ओम और ये 6 ओम को निकाल के उसकी जगह पे 2 ओम बिठा सकता हूं। अब ये जो 2 ओम बैठ गया, ये सीधे सीधे इस 2 ओम के सामने में बैठा है। तो इसका मतलब हमें प्रतिरोध RP के साथ 2 ओम समानांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। RP के साथ 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो दिए गए A तथा D बिंदु के बीच का कुल प्रतिरोध अगर मैं RT मान लेता हूं, तो RT बराबर RP + 2 ओम कर दो।
RT का मान 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम ये आंसर में आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा भाग 2 समाप्त होता है। ओम का नियम हम लोग इस क्लास से पूरी तरह से समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी कुछ भी आपको उपलब्धि हुई है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।